चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या चीज के बारे में, तो हम लोग पढ़े थे कि कैसे संसद भवन क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। तो एक लाइन में समझ लीजिए कि संसद भवन की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि हमारे जो हम लोग अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, तो लोकसभा के चुनाव में एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। उस प्रतिनिधि को जो चुन रहा है वो हमारे कार्य क्षेत्र में कौन सा कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है उसका जायजा लेने के लिए वहां पे एक स्पीकर होता है। कहाँ पे? संसद भवन में। और वही वो जानता है कि किस क्षेत्र में कार्य हो रहा है, किस क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहा। उसी के लिए संसद भवन की क्या है? आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या बताता है कि हम लोग धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़े थे। धर्मनिरपेक्षता का अगर सीधा सा मतलब समझे तो राज्य जो है ना, धर्म से तटस्थ दूरी तय करता है। मतलब कि न आपके धर्म में हस्तक्षेप करेगा, न आपके वो धर्म में क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाएगा, प्रोत्साहन देगा। उसी को क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे हम लोग का आज का जो चैप्टर है वो न्यायपालिका है। हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर न्यायपालिका का हमारे जीवन में क्या भूमिका है, न्यायपालिका कैसे कार्य करता है, न्यायपालिका की क्या भागीदारी है। एक बार इस पे नजर दौड़ाइए कि न्यायपालिका होता क्या है। तो देखिए आप समझ रहे हैं कि अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। जैसे कि आप अखबार पे नजर डालते हैं, आपको देश दुनिया में क्या कार्य हो रहा है उसके बारे में आपको पता चलने लगता है। क्या पढ़ने के बाद? अखबार पढ़ने के बाद, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद। आगे अगर देखिएगा तो जैसे ही आप आगे बढ़िएगा अखबार के, तो आगे क्या कर रहा है कि देखिए, लेकिन क्या आपको बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए आप जैसे ही देखते हैं आपको पता चलेगा कि आपके देश भर की अदालतों दुनिया में क्या खबर हो रहा है। आप देखते होइएगा कि कभी क्या हो रहा है, कोई ईडी कहीं पे छापा मार रहा है, तो कभी देखते होइएगा कि क्या हो रहा है, शाहरुख खान के बेटा पकड़ा जा रहा है, तो कभी सलमान खान क्या कर दे रहा है, किसी को चीता को मार दे रहा है तो उसको भी अदालत जाना पड़ रहा है। कभी देखते होइएगा कि अरविंद केजरीवाल कहाँ चले गए, अरविंद केजरीवाल को कहाँ जाना पड़ रहा है? न्यायपालिका में जाना पड़ रहा है, यानी कि उच्च न्यायालय जा रहा है। तो कभी देखते हुए कि फलाने आपके आसपास के जो विवेकवा है, सुनीलवा है, वो सब कहाँ जा रहा है? न्यायपालिका में जा रहा है। आगे देखिए क्या कर रहा है। तो आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं आपको पता चलता है कि न्यायपालिका का कार्य क्या है। आगे देखिए क्या कर रहा है, आपको ये भी जरूरत, जैसे ही आप पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि आखिर अदालत का जरूरत क्यों पड़ा। तो सीधा सा मतलब समझिए कि अदालत का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि दो बीच, जैसे ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ए हो गया बिहार और बी हो गया झारखंड, जो कि हम लोग से कब अलग हुआ आप लोग कमेंट करके बताइए। झारखंड, झारखंड, ठीक है। अभी बिहार और झारखंड के बीच झगड़ा होगा तो इसको कौन मतलब कि सुलझाएगा? तो न्यायपालिका की जरूरत पड़ेगा। आप देखते हो कि कभी दीदी के बीच झगड़ा होता है तो कभी मोदी के बीच झगड़ा होता है। तो कभी देखते हुए कि क्या होता है, कभी आप देखते हुए कि आपके आस पड़ोस के बगल वाला से ही आपका झगड़ा हो जाता है। इसको सुलझाने के लिए न्यायपालिका का जरूरत पड़ा। न्यायपालिका का अगर रूप देखिएगा तो न्यायपालिका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, यानी कि न्यायपालिका के जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और उसी को जस्टिस कर देंगे तो न्यायपालिका हो जाएगा। या जुडिशियली भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? जुडिशियली, यानी कि जुडिशियली का मतलब क्या हो जाएगा? न्यायपालिका हो जाए। तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सबसे बड़का, जैसे आपके घर में क्या, आपके दादाजी, क्या, उच्चतम न्यायालय, याद रखिएगा, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्चतम न्यायालय। एक होता है उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट। कौन न्यायालय? उच्च न्यायालय। एक होता है जिला न्यायालय, और उसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय आप बोल सकते हैं, और उसी को अधीनस्थ न्यायालय भी बोला जाता है। अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय। जैसे कि एक जिला में एक से ज्यादा अगर अब जैसे कि देखिए यहाँ देखिए, अगर एक क्षेत्र में जिला न्यायालय या कौन सा न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय।
अब देखिए, आप देखते होइएगा कि जो फैसला उच्चतम न्यायालय सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट सुना दिया, जैसे कि आपके घर में जो आपके पिताजी सुना दिए, वो क्या हो गया, वो सर्वोच्च हो गया, उसको कोई काट नहीं सकता। जो उच्च न्यायालय सुना दिया उसको अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय नहीं काट सकता। लेकिन जो जिला न्यायालय सुनाया वो दोनों को आपको अगर पसंद नहीं है, वो क्या, आप जैसे कि जिला न्यायालय गए, आपको वहां का क्या पसंद नहीं है, वहां के आपके जो कानून आपके ऊपर जो वहां पे जो आपके ऊपर क्या सुनाया गया, जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं आप जो क्राइम किए हैं उसके अनुसार आपको सजा दिया गया, उस सजा से आप राजी नहीं है, तो आप कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे देखिएगा तो इसका सबका अलग अलग काम है। जैसे कि आप देखते होगा तो जिला न्यायालय की संख्या बहुत सारा है। जिला न्यायालय देखिएगा तो आपके हर एक छोटे बड़े शहर में आपको जिला न्यायालय मिल जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय मिल जाएगा, जहाँ पे एक क्या होता है, एक वहां पे न्यायाधीश बैठा होता है, यानी कि एक जज बैठा होता है। आगे देखिएगा उच्च न्यायालय हर एक स्टेट में एक होता है, और पूरे भारत में एगो क्या है, उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में कितना है, तो एक। कहां पे है, तो दिल्ली में। आप देख सकते हैं कि इसका कितना टाइप्स हो गया। आगे अगर देखिएगा तो ये क्या कह रहा है, आइए आपको एनसीईआरटी के माध्यम से ही ले चलते हैं। आगे कह रहा है, इसका मतलब है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। मतलब कि आपके देश में आपके पीएम के ऊपर भी वही कानून लागू होगा जो आपके ऊपर होगा। हाँ, कुछ अपवाद है, जैसे कि आर्टिकल 361 के अनुसार आपके जो राज्यपाल या राष्ट्रपति है उन पे वो कानून लागू नहीं होगा जो आपके ऊपर हो रहा है, क्योंकि अगर उनके ऊपर, अगर वो राष्ट्रपति पद पर है या राज्यपाल पद पे है, उनके ऊपर या कोई भी क्या लगा हुआ है, कोई भी उनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, कोई भी उनके ऊपर केस है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो भी कौन से मामले में, फौजीदारी मामले में। ऐसा नहीं कि आप देखते हो कि क्राइम वाला जो मामला है उसमें अगर घरेलू मामला का जो केस है उनपे, वो क्या रहेगा, उनपे भी लागू रहेगा। आगे देखिए क्या कहता है, कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारे अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार की अंग होने के नाते न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। मतलब कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायपालिका के हमारे भारत में बहुत बड़ा भूमिका है। आगे देखिएगा तो यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। अब जैसे कि देखिए, अभी आप आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है, क्योंकि आप फ्रीडम है। आपको पता है जब हमारे ऊपर ब्रिटिश क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, तो ब्रिटिश का एक ही क्या था, वसूल था कि भारत के जितने भी पद बड़े बड़े थे वो सब कौन कर रहा था, उस पे अंग्रेज ही फॉर्म डाल सकता था। 5% ही इंडियन को फॉर्म डालने की इजाजत था। अभी इस देश में एक रिक्शा चालक का बेटा भी आईएएस बन सकता है। ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को दिखा रहा है, लोकतंत्र को दिखा रहा है। अभी एक झुकी झोपड़ी से निकला हुआ गोविंद जायसवाल जैसा आदमी भी अपने लाइफ में अपने परिवार के पृष्ठभूमि को बदल सकता है। ये सब जगह नहीं है। आप जानते होइएगा कि अभी आप सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं, आप क्या एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, पीएम का चुनाव लड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका फ्रीडम, आप स्वतंत्रता को देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में रहने की आपकी क्या फायदा है और क्या नुकसान है। आगे देखिए, क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों पर जवाब मिलेगा। अभी आपसे पूछ दे कि आपके पापा जी में और आपके दादाजी में कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है भाई। उन्हीं के ब्लड से तो आपके पापा जी का क्या हुआ, जन्म हुआ है। उन्हीं के क्या है, आपके पिताजी के ही वंशज, आपके दादाजी के ही वंशज आपके पिताजी, आप अपने पिताजी का वंशज आप खुद हुए। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तीनों में क्या है, तीनों में एक दूसरे का सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि कोई केस का सुनवाई अगर सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है या कोई केस का सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रहा है, तो आगे चल के हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कहीं का केस अपने पास मंगा सकता है। जैसे कि आपके पिताजी चाहे तो उनके जितने भी बेटा है, वो जब चाहे फोन कर दे कि आज तुमको आना है, आप कोटा में एग्जाम दे रहे हैं तब, आप कुछ भी कर रहे हैं तब आपको जाना होगा। वैसे ही कौन है, सुप्रीम कोर्ट है।
हाई कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस मंगवा सकता है। यही आपको बता रहा है कि तीनों कोर्ट में कोई क्या, तीनों कोर्ट में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है क्या, तो वो आप लोग समझ गए होइएगा। आगे देखिए क्या बताता है, आगे कह रहा है कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है। अब हमारे यहाँ जो जुडिशियली है यानी कि जो न्यायपालिका है उसकी भूमिका क्या है। हर एक आदमी के जीवन में कुछ भूमिका होता है, जैसे कि आप अपने लाइफ में कैसे जन्म लिए, किस पृष्ठभूमि में जन्म लिए, वो आपका क्या हो गया, वो आपका भूमिका हो गया। और आगे चले तो आगे आपको बताता है कि अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वे यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थी की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वो कौन तय कर सकती है, अदालत तय कर सकती है कि शिक्षक विद्यार्थी की पिटाई ना करे। अदालत यह भी तय कर सकती है कि वे राज्य के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। न्यायपालिका के बहुत सारे कार्य हैं। वो ये कह सकता है कि क्या स्कूल टीचर जो है वो बच्चों को ना मारे। वो अगर कल फैसला सुना दिए तो आपको क्या करना होगा, स्कूल टीचर लोग को बच्चों को मारना नहीं होगा। अगर न्यायपालिका का ऐसा नहीं कि न्यायपालिका संविधान के विरुद्ध अगर कुछ कहेगा, क्या कि आप समझ जाइए कि हमारे भारत में विधि का शासन है, शासन का विधि नहीं है। विधि का शासन और शासन के विधि में अंतर समझिएगा। शासन का विधि मतलब जो शासक है, जो राजा है, वो विधि बनाएगा, उस अनुसार हम लोग नहीं चलेंगे। विधि का शासन, जो विधि है उसके अनुसार शासक चलेगा। यानी कि मोदी जी कोई विधि बना दे तो उनके अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन जो विधि है उसके अनुसार मोदी जी चल सकते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग न्यायपालिका के कार्यों को क्या करेंगे, बहुत सारे क्षेत्रों में बात कर देखेंगे कि न्यायपालिका का क्या कार्य है। तो विवादों का निपटारा, न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकार और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रिया विधि मुहैया कराती है। मतलब कि न्यायिक व्यवस्था जो है ना, दो राज्य के बीच जो विवाद है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद है, उसको सुलझाने का कार्य कौन करता है, कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था करता है, आपका न्यायपालिका करता है। न्यायिक समीक्षा अब हम लोग जानेंगे। तो संविधान की व्यवस्था व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। मतलब कि अगर संसद को लग रहा है, क्या लग रहा है, यहाँ गौर कीजिएगा, आप देखिएगा कि संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, कौन, न्यायपालिका के पास ही होता है। मतलब कि संविधान का जो व्याख्या करता है वो कौन करता है, न्यायपालिका। संविधान लिखने वाले डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वो तो मर गए, लेकिन समय अनुसार संविधान में क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, क्योंकि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो अपने क्या करता है, समय के साथ बदलते रहता है। कौन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद उसको कौन, भाई अब उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य कौन था उस समय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अभी आप देखिएगा कि उसका विश्लेषण कौन करेगा, तो कौन करेगा, जैसे कि आपके घर में आपके दादाजी मर गए, उनके अकाउंट में जो पैसा है उनका आप कौन करेगा, उनका अकाउंट का मेंटेनेंस, अकाउंट में जो पैसा उसको कौन लेगा, आपके पिताजी लेंगे। उसी तरह अब इसका जो संविधान है उसका व्याख्या कौन करता है, न्यायपालिका करता है। समझ गए होइएगा। आगे बढ़ते हैं। और संसद, इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया, अगर न्यायपालिका को लगे कि संसद में जो कानून पारित किया गया है उस संविधान के खिलाफ है, यानी संविधान को उल्लंघन करता है, तो उस कानून को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। यानी कि न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का मतलब, समीक्षा करने का मतलब किसी भी चीज को चेक करना, देखना, कॉपी को समीक्षा करना, यानी कि कॉपी को चेक करना, अगर सही है तो सही उत्तर देना और गलत है तो गलत नंबर देना। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। कानून की रक्षा कैसे हो भाई, लॉ का क्या हो, जो रक्षा है वो कैसे हो। तो आगे देखिए क्या कहता है, अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है,
तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को लगे कि हमारे फंडामेंटल राइट के साथ क्या हुआ, खिलवाड़ हुआ, हमारे मौलिक अधिकार के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुआ है, तो वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आप देखिए आगे क्या कह रहा है। या उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था। वही हाकिम शेख जो ट्रेन से गिरने के बाद वो बहुत सारे अस्पताल में गए, लेकिन अस्पताल में सीट न होने के कारण उनको क्या नहीं किया गया, एडमिट नहीं किया गया। फिर हाकिम शेख कहां पहुंच गए, सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हाकिम शेख के जो इलाज में पैसा लगा है उसको क्या करे, उसको जो हॉस्पिटल है उसको पैड करे। बात को समझ गए, यही आपको ये बता रहा है। अब देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, आप लोग आज से पहले पता नहीं देखे हैं कि नहीं, आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो कभी दिल्ली में है तो जाके जरूर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट यही आपका सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पे देखिए इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। इसकी स्थापना देखिएगा तो 26 जनवरी 1950 को, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन इसकी स्थापना हुआ था। 1950 के दिन, उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। यहाँ भी लिखा हुआ है। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937-49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। 1958 में इसमें स्थानांतरित किया गया किसको, इसको संसद भवन को। आगे देखिए, अब ये हमको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, एनसीईआरटी का एक वसूल है कि आप पढ़े उस समझे कि नहीं, उसके लिए वो बीच बीच में क्वेश्चन दागते रहता है। जैसे कि आप घर में आप पढ़ने बैठे हुए हैं तो मम्मी बीच बीच में क्या बोलती रहती है, अच्छा तुम पढ़ रहा है। यही तरह एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी भी बीच बीच में आपसे क्वेश्चन दागता है। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो आप समझ लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं। विवाद का किस्म, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, केंद्र और राज्य के बीच विवाद जो है वो किस लिए होगा, तो नदियों के पानी के बंटवारा के लिए। लिख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो राज्यों के बीच विवाद कहीं ना कहीं सीमा के लिए, यानी कि भूमि क्षेत्र जो होता है, यहाँ से वो कहेगा, जैसे आरी के बीच में कैसे झगड़ा होता है, ये कहता है हमर आरी आधा से बेसी बांध ले, वो कहता है हमर आधी बांध ले। तो कहीं ना कहीं राज्यों के बीच क्या होगा, सीमा के लिए होगा। दो नागरिकों के बीच विवाद कुछ भी के लिए हो सकता है, पैसा के लिए हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि कानून ऐसा भी बन जाता है जो संविधान का उल्लंघन करता है। जैसे कि आप सपोज मान के चलिए एक कानून बन जाए कि अभी मुस्लिमों को आईएएस में फॉर्म नहीं भरा दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं धर्म आ गया बीच में। और हमारा राज्य क्या है, हमारा जो संविधान है वो क्या है, पंथ निरपेक्ष है। इसलिए ये कहीं ना कहीं कानून संविधान का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों? एक क्वेश्चन का आंसर तो अभी नहीं बनेगा, लेकिन इसको जब पढ़ लीजिएगा तो आंसर आप खुद बना के हमको दिखाइएगा। आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। कोई एक नेता या आपके मुखिया जी हैं, वो आपके जमीन पर क्या कर लिए, कब्जा कर लिए। अब देखिए, आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं, यानी कि न्यायाधीश पर उसका क्या है, नियंत्रण है। न्यायाधीश पे जैसे कि आपके ऊपर आपके पिताजी का नियंत्रण है, तो वो क्या बोले कि आप अभी दिल्ली छोड़ के घर आ जाइए, तो आप जा रहे हैं। उसी तरह अगर न्यायपालिका पर किसी का नियंत्रण हो जाए तो क्या न्यायिक प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं फ्रीडम हो पाएगा, स्वतंत्र हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं जस्टिस, यानी कि न्यायिक प्रक्रिया का मतलब ही होता है न्याय, क्या वो न्याय दिला पाएगा, वही बता रहा है। अब देखिए, उसका तबादला कर सकते हैं कौन, नेता। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। जब इस मामला को आप कहां लेके चलेगा, न्यायपालिका में गए, तो जो न्यायाधीश है उसको डर है कि हमको पद से हटा देगा या हमको तबादला कर देगा, यानी कि यहां से भगा देगा, यहां से दूसरे जगह भेज देगा, तो क्या वो सही फैसला सुना पाएगा? वो भी क्या चीज का कर रहा है, नेता का ही
तरफा हो गया। सपोज मानते चलिए कि आपके भाई भाई में झगड़ा हुआ, आपका मुंह फूट गया, लेकिन आपके पिताजी कह रहे हैं ठीक किया, तो आपको कैसा लगेगा? सेम ऐसा ही आपको यहाँ बता रहा है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता की ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। आप बहुत सारा ऐसा कहानी देखे होइएगा, बहुत सारा ऐसा किस्सा सुने होइएगा जिसमें पूंजीपति वर्ग जो है वो न्यायपालिका को प्रभावित करता है। वही आपको बता रहा है कि न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है, लेकिन ये हमारे भारत में पॉसिबल नहीं है। हमारे भारत में न्यायपालिका का जो पेमेंट भी आता है, जो उनका मंथली आता है, वो भी कहां से आ रहा है? उनका एक अलग प्रोसेस है, उसको कार्यपालिका निर्धारित नहीं करता है, विधायिका निर्धारित नहीं करता। एक तो बात और कि अगर एक बार आप न्यायाधीश बन गए, यानी कि जज बन गए, डीएम का तबादला हो जाता है, लेकिन न्यायाधीश का तबादला नहीं होता। याद रखिएगा, आप डीएम को कहीं भेज सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, उनको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश को नहीं। इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं कि आईएएस वाईएएस तो छोटा चीज है, आईएएस वाईएएस तो छोटा चीज है। आप देखिए न्यायाधीश का पावर, यानी कि किसी भी न्यायाधीश को बिना बहुमत को उसको हटाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। बुनियादी मतलब कि बिना बुनियाद कहने का मतलब कि कैसे घर बनता है तो उसका नींव पड़ता, उसी तरह संविधान का भी एक बुनियाद होता है। वो क्या है? बुनियादी पहलू है। आइए, इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकता। विधायिका और कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के कार्य में चाह के भी दखल नहीं देगा। अगर ऐसा रहता तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका का ही अंग कौन है? अरविंद केजरीवाल। कार्यपालिका के ही अंग लालू प्रसाद यादव थे, लेकिन वो कहाँ चले गए? जेल में चले गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो न्यायपालिका है, यानी कि न्याय का जो प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष है। आगे देखिए क्या बता रहा है। नहीं वो सरकार की ओर से काम करती है। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी भी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल। आप लोग देखते हुए बचपन में गुड मिलता था, गुड भी नहीं, अगर वेरी गुड मिल गया तो उसका बात ही कुछ और हो जाता था। इसी तरह हटाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। क्या है? बहुत मुश्किल है। आगे देखिए क्या बता रहा है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्र अदालतों को भारी ताकत देती है। न्यायपालिका जो है कि यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है। जो न्यायपालिका है वो न्यायालय की क्या करता है? वो न्यायपालिका जो है वो कहीं ना कहीं देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार, यानी कि जो उसका फंडामेंटल राइट है, उसकी भी रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अदालत में जा सकता है। आपको लगे, आपको पता है हमारे देश में अगर आप कह दीजिए तो गरिमापूर्ण जीवन हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। यानी कि आपको अगर कोई गाली दे रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन गांव में जाइए, आप किसी को समझाइए कि भाई तुमको गाली दे दिया, ये तुम्हारे गरिमा का खिलाफ है, उसको कहिएगा अरे भाई गरिमा तरिमा छोड़ो, यहाँ पेट भरिए नहीं रहा है, यहाँ गरिमा तुम रहा। तो भारत जैसे गरीब देश में बहुत सारे चीज लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन संविधान में जितने छूट दिए गए हैं, जैसे कि आप देखिए, आप अगर कोई बच्चा क्या कर रहा है,
कोई बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं चाय के टपरी पे कार्य कर रहा है या कहीं कार्य कर रहा है, तो उसका 14 साल से कम उम्र का है, तो उसको कहीं ना कहीं क्या करना है, अगर जो कार्य करवा रहा है अगर उससे अगर पकड़ लिया, यानी कि जो बाल विकास कार्यकर्ता होता है वो अगर पकड़ लिया तो 20,000 का दंडात्मक कार्रवाई करता है। और अगर इसको अगर आप भारत में जाके बताइए तो क्या होगा, इसको सब मजाक, मतलब कि कहेगा अरे भाई यहाँ 20 रुपया के कारण पेट भर ही नहीं रहा, यहाँ तुम हमको संविधान और लॉ समझा रहा। इसी तरह भारत में कानून को तो बड़ा माना जाता है, लेकिन जो संविधान जीवंत दस्तावेज है उसको हम लोग समझ नहीं पाते। आगे देखिए क्या कर रहा है, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, अदालत कितने प्रकार के, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती है। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है, सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होती है यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतों आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालय से ऊपर क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। जैसे कि अदालत को आप लोग को अगर हम समझाएं तो अदालत ऐसे समझिए आप, ये क्या है, एक त्रिभुज है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये 3 भाग में बटा हुआ है। यहाँ पे जो सबसे ऊपरी भाग पे है वो सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पे आ गया तो आपका हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, और यहाँ पे आ गया तो अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ गया। तो ये जो फैसला कहा इस तीनों को, दोनों को मानना होगा, और ये जो फैसला कहा इसको मानना पड़ेगा। अब आपके स्टेट में एगो हाई कोर्ट होगा, यानी कि आपके राज्य में हाई कोर्ट कितना, एक। आपके स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत सारा हो सकता है, जितना जिला उतना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट कितना, एक। और पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट कितना, तो एक। पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट कितना, तो एक, वो भी कहां, तो दिल्ली में। समझ गए होइएगा, आशा करते हैं। आगे देखिए हम लोग समझते हैं सतत विकास लक्ष्य 16, शांति न्याय और सशक्त संस्था। हम लोग का सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 16 गोल क्या है कि हम लोग शांति, यहाँ देखिए ध्यान से पढ़िएगा, शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं का स्थापना करें। शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं का स्थापना करें। आगे देखिए, आगे कुछ इमारतें आप लोग को दिख रहा होगा। ये इमारत जो है ये कोई बड़का इमारत नहीं है, मद्रास का उच्च न्यायालय है। यानी कि अभी आपको बताया कि हर एक जिला में एक हाई कोर्ट होता है, वैसे ही मद्रास का ही क्या है, हाई कोर्ट है। ये देखिए ये क्या कर रहा है, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई थी। हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कब हुआ था, आप इसको लिख सकते हैं, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 1862 में क्या हुआ था, हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। कहां हुआ था, मद्रास में। कहां हुआ था देख लीजिए एक बार, मुंबई, यानी कि पहले मुंबई को बंबई के नाम से जानते थे, कलकत्ता और मद्रास में, ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे, कलकत्ता, बंबई और 1862 में कलकत्ता, कहां, कलकत्ता, बंबई, बंबई जिसको अभी हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, और तीसरा नंबर पे मद्रास। कब, 1862 में, यही तीनों जगह पे सबसे पहले हुआ था। इसका हम लोग प्रेसिडेंसी, देखिए क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसी शहर के नाम से, यानी कि सबसे अच्छे शहर के नाम से जानते थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तो है ही, साथ साथ हाई कोर्ट भी है, उच्च न्यायालय भी है। उसका स्थापना कब हुआ था, 1966 में हुआ था। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय,
25 कितने हैं उच्च न्यायालय। आप लोग सोचते होंगे कि अरे भाई राज्य 28-29 चुने थे, आई उच्च न्यायालय 25 का हुआ। तो देख लीजिए कुछ कुछ राज्य है जैसे पंजाब, हरियाणा, इसका एक क्या है, सादा ही उच्च न्यायालय है। आप आगे बढ़िएगा तो दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजदीक पहुंचने के लिए कुछ न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ बेंच भी है। मतलब कि कुछ राज्यों का अलग अलग खंडपीठ है। जैसे कि आप अगर जैसे कि देखते होइएगा तो सुनते होइएगा कि फलाने, आप जैसे ऐसे समझिए एकदम आसान भाषा में, आईएएस में इंटरव्यू देने जाते हैं तो नहीं कहता कि फलना के बोर्ड था, चिलना का श्रीवास्तव जी का बोर्ड था, तो तिवारी जी का बोर्ड था। वैसे ही न्यायालय का अलग अलग खंडपीठ होता है जो अलग अलग सुनवाई को करते हैं। समझ गए होइएगा, आशा करते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। ये पटना का उच्च न्यायालय है। देख लीजिए भाई, अगर कोई पटना से है, बिहार से है, तो हाई कोर्ट पटना के गए हैं कभी, जाके देख लीजिएगा कितना मस्त है। यह कर्नाटक का उच्च न्यायालय। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। कहाँ? बेंगलोर। आप लोग को पता नहीं हो, पता होगा। यह है मद्रास का उच्च न्यायालय। अब देखिए, क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतों एक दूसरे से जुड़ी हुई है? बिल्कुल जुड़ी हुई है। जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के मतलब कि सब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर डिपेंड है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालत के फैसले नीचे के सारी अदालतों को मानने होंगे। जैसे कि आपके पिताजी जो घर में फैसला सुना वो आपके घर भर को मानना पड़ेगा। उसी तरह ये जो क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो सुनाएगा वो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट जो सुनाएगा वो जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा। आगे देखिए, अगर किसी इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला, जैसे कि आपके घर में किसी को हत्या हो गया, आपको अगर फैसला आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, अच्छा फैसला नहीं आया, अच्छा फैसला करने का मतलब आपको न्याय नहीं मिला, आप कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट के बाद भी अगर फैसला उचित नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। यानी कि इस तरह का हम लोग का क्या है, न्यायिक व्यवस्था है। अब देखिए क्या बताता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। यानी कि अपील करने का मतलब कि जैसे हम लोग एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं तो किसी को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मेरे अकाउंट में पैसा कट गया तो कहते हैं ना कि मेरा एप्लीकेशन है कि मेरा पैसा को रिफंड कर दीजिए। वैसे ही अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। ये किसका है? लक्ष्मण कुमार एवं, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, 2 गो लक्ष्मण और दूसरा का क्या है, मुकदमा जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक। एक थे 1980 में फरवरी महीना में लक्ष्मण कुमार जी थे जो 20 वर्ष के थे। उन्होंने शादी कर लिया। किनसे शादी किया? तो सुधा जी से शादी कर लिया, सुधा गोयल से। अब सुधा गोयल के देखिए आगे क्या हो रहा है। तो जब शादी कर लिए तो दिल्ली में एक ही फ्लैट में दोनों व्यक्ति रहते थे, सुधा गोयल जी और लक्ष्मण जी। अब जब वो एक ही फ्लैट में रहते थे तो 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल में क्या हो गई? मौत हो गई। अब देखिए जब मौत हो गया तो ये केस को आप लोग केस स्टडी के रूप में पढ़िए, आपको इथिक्स में भी काम देगा। जब सुधा की क्या हो गई, अस्पताल में मौत हो गई, वह जली हुई थी। जब वह सुधा जब अस्पताल में गई तो जब मौत हुई उसका मौत का रीजन क्या था? जली हुई थी। अब जली हुई थी तो जलने का 2 पक्ष सामने आता है। एक तो होता है कि आप खाना बना रहे हैं, आप अपने क्या बोलते हैं उसको, सतर्क नहीं रहे, यानी कि सतर्कता को नहीं अपनाए तो आपका देह में आग लग गया, आप मर गए। एक होता है कि आपने खुद से जला दिया और उसका केस लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके मिसमाइंड से हो गया। यही हुआ सुधा जी के साथ। सुधा जी जब अस्पताल में गए तो उनका डेथ हो गया। अब उनको देखिए आगे पता चला कि सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया, यानी कि बेटी वाले पक्ष क्या कर दिए, सुधा के जो माता पिता थे वो मुकदमा दायर कर दिया।
जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपनी बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में से आग की लपेटें उठ रही है। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मतलब कि बात कुछ ऐसा है कि उसके सास जो शकुंतला देवी है, उन्होंने क्या किया, सुधा के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसके पति यानी कि जो लक्ष्मण कुमार जी है, उन्होंने उसके ऊपर माचिस चलाया, इससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये बात कहाँ चल रहा है, अभी निचली न्यायालय में चल रहा है। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा, क्या कहा, आगे देखिए, कहा कि सुधा की ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। जो सुधा के ससुराल वाले थे, एक होता है नैहर, एक होता है ससुराल। नैहर कहने का मतलब जहां सुधा का जन्म हुआ था, और ससुराल जो होता है जहां पे वो शादी होकर आई थी। देखिए, ससुराल वाले ने सुधा क्या कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके पक्ष के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। और देखिए क्या कह रहा है, उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया था। किसकी मांग थी, सुधा के ससुराल वाले की मांग थी कि सुधा की जो घर है उससे एक फ्रिज, एक स्कूटर और एक अच्छी रकम दिया जाए। किसके, पहले बच्चा के पैदा होने पर। अपने बचाव में लक्ष्मण, उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। देखिएगा कितना बड़ा भूल करेंगे न्याय प्रक्रिया जो है, कभी कभी आप देखते होगा, इसीलिए कानून के आंख में पट्टी बंधा होता है। यानी कि कानून का आंख में पट्टी बांधने का मतलब ये नहीं है कि वो कानून कुछ नहीं जानता। कानून क्या है, निष्पक्ष है। कानून क्या है, स्वतंत्र है। कानून क्या है, सभी के ऊपर समान। आगे देखिए, 1983 के नवंबर महीने में तीनों अपराधियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। हाई कोर्ट में अपील कर दी। कौन अपील कर दी, जो तीनों अपराधी है, यानी कि शकुंतला जी, लक्ष्मण जी और उनके जेठ सुभाष जी। अब जब ये अपील दायर किए तो दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसले लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। मतलब कि अब यहाँ पे दोनों तरफ से वकील का भाषा बसी हुआ, अरे भाई नहीं दूध से हुआ, कोई कह रहा है नहीं दूध से नहीं, उसके ससुर ने, सास ने जला दिया, शकुंतला जी ने, उसके लक्ष्मण पति ने आग लगा दी। लेकिन आगे फैसला आया कि नहीं भाई, इस मौत का कारण लक्ष्मण जी नहीं है, शकुंतला जी नहीं है, बल्कि एक दुर्घटना है। अब देखिए, तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। बरी करने का मतलब उसको बाइज्जत बरी कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगी। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हम लोग पढ़े थे इसी में। उन्होंने इस बात पर दुख था कि अदालतों इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई। अब जब उस तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया हाई कोर्ट, तो वहां पे एक क्या है, एक जो इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स है, उन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में अब अपील दायर। रियल घटना है, दिल्ली का रियल घटना, ऐसा नहीं कि आपको भावों हम बना रहे हैं, आपका एनसीईआरटी बता रहा है, यानी कि घटना जो है रियल है। अब ये कहाँ चला गया केस, पहले कहाँ से आया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी।
वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया वो उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर दिया था? बरी कर दिया था। अब उच्च न्यायालय क्या कर दिया था? बरी कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इससे अलग आ गया। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोप से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मतलब कि इसका घटना का तर्क ये निकला कि आग में जो पड़ोसी कहा था कि शकुंतला ने मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण ने आग लगाया था, लेकिन वो बेचारा सुभाष क्या किया था कि उसको दोषी करार दिया गया। तीनों के फैसले में आपको कुछ भिन्नताएं मिलती हो। भिन्नताएं कहने का मतलब कि तीनों में अंतर मिलता होगा। इस अंतर से यह पता लगता है कि आखिर में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया वही फैसला क्या है? सर्वोच्च है, और वही फैसला को उचित माना जाएगा। आप बात को समझ रहे हैं? आगे देखिए क्या कह रहा है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय आइजोरम मिजोरम बेंच। उपरोक्त मामले को पढ़ने के बाद 2 वाक्यों में लिखिए कि अपील की व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। अपील का मतलब होता है, देखिए अपील, पहले आप शब्द पे गौर कीजिए। अपील, अपील का मतलब होता है कि आपके बारे में अगर कोई दूसरा जाके, जैसे कि महिला संगठन वहां देखे वो जाके क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में फैसला किया। यानी कि कोई पेपर के माध्यम से, कुछ भी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को अगर खत लिखता है, उसी को अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करना कि इस पे आप सुनवाई फिर से किया जाए। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। ये सब अधीनस्थ न्यायालय का नाम है। ये कुछ क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है। दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। यानी कि आपराधिक मामले का एक था, जो दहेजिक वाला जो घटना था वो अपराध के अंतर्गत आता है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। सिविल मतलब कि कहीं ना कहीं सिविल यानी कि दीवानी करने का मतलब आपके रूम ओनर, आपके बीच झगड़ा हो गया, मतलब कि जो आपके घर से संबंधित झगड़ा है वो क्या हो गया? दीवानी यानी कि सिविल लॉ से संबंधित मामलों को देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दिए गई तालिका को देखें। यह है फौजदारी कानून, यह है दीवानी कानून। ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि सब क्या आता है? फौजदारी कानून में आता है, यानी कि आपराधिक मामले में आता है। दीवानी कानून का मतलब होता है इसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है, के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। मतलब कि ये सब जो अपने घर से तलाक हो गया, विवाद हो गया, जमीन का विवाद हो गया, ये सब क्या चीज में आता है? दीवानी कानून में आता है। कानून भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कौन? फौजदारी कानून, और एक होता है दीवानी कानून। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिक FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराया से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। कौन में? तो दीवानी कानून में। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है, लेकिन अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। मतलब कि इसमें हो सकता है कि सिर्फ विवाद को सुलझा दे, दंड ना दिया जाए। फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरें। अब देखिए कुछ तालिका को भरने के लिए कह रहा है कि उल्लंघन का विवरण। कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज परेशान करते हैं। एक किराएदार को ई क्या हो गया? ई कौन से आ गया?
ये कानून की शाखा क्या है, कौन से कानून में आता है? तो लड़कियां को परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या चीज में आ जाएगा, ये फौजीदारी कानून में आ जाएगा। अपराध हो गया, किसी लड़की को आप परेशान कर रहे हैं, उसके मौलिक अधिकार, उसका फंडामेंटल राइट को आप हनन कर रहा है। आपको अगर कोई परेशान कर रहा है, आपसे क्या कर रहा है, आपसे कहीं ना कहीं अपशब्द बात कर रहा है, आपसे आपके यौन से संबंधित कोई बातें बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कौन से मामला हो गया, आपराधिक मामला हो गया। लेकिन वही आप अगर देखिएगा तो एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर रहा है, तो ये कौन से दीवानी कानून में आ गया। अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इस पे क्या होगा, दंडात्मक कार्रवाई होगा, इस पे उसको रूम छोड़ने के लिए कहा जाएगा, यानी कि उसके ऊपर बात से भी समझा जा सकता है। ये देखिए, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा भी बहुत सारा लोग है जो कि अदालत की श्रेणी में जाना क्या समझते हैं, उनके लिए अब जैसे कि जो 300 का रोज कमाता है, उसके लिए बेचारा हुआ अदालत क्या जाएगा, उसका एक दिन अगर बंद हो गया काम तो उसका भोजन पे क्या हो जाएगा, आफत हो जाएगा। यही कह रहा है कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? जैसे कि भगवान के शरण में तो सब जा ही नहीं पा सकता है, तो अदालत की शरण में क्या जाएगा। जैसे कि आप देखते हुए कि भगवान में भी सब अलग अलग क्षेत्र को मानते हैं। अब कुछ ऐसा लोग हैं जो तार्किक कहते हैं अपने आप को, हम तार्किक हैं, वो कहते हैं ना हम भगवान के पक्ष रहेंगे ना विपक्ष रहेंगे, यानी कि एक तटस्थ दूरी तय करेंगे। सिद्धांततः भारत के सभी नागरिकों देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। सभी नागरिक देश के शरण में जा सकते हैं। अब यहाँ दो बात आया, एक बात कि हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकते हैं, शरण में जा सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है, आपको जाना है कि नहीं। लेकिन यहाँ आपको अगर संविधान के अनुसार आते हैं तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है, लेकिन जाता नहीं है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फंडामेंटल राइट में आपके लिए बहुत भूमिका निभाता है कौन, न्यायालय। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। अभी हम आपको बता, कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूर से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होता है। वो सोचता है कि भाई माफ कीजिए, गलती हुआ, निकलते चलते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका, इसको ध्यान रखिएगा, जनहित याचिका, शब्दों पे गौर कीजिएगा, जो जन के हित के लिए क्या किया जाए, याचिका हो, यानी कि जनता के हित के लिए कुछ लेटर लिखा जाए या पत्र भेजा जाए या डाक भेजा जाए, उसी को जनहित याचिका कहते हैं। PIL की व्यवस्था विकसित की थी। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति का या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए हैं, पत्र या तार, टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दे पर लोगों की न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूर को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाईं ओर दिए गए चित्रों को देखें और नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें। मतलब कि बिहार में होता क्या था कि बहुत आदमी का सजा तो पूरा हो गया, लेकिन उसको न्यायालय छोड़ नहीं रहा, उसको जो जेल से है उसको रिहा नहीं किया जा रहा। यानी कि जो मिड डे मील में जो सरकारी स्कूल में अभी भोजन चलता है, उसका भी अगर शुरुआत जनहित याचिका से ही
हुआ था। तो जनहित याचिका किसी के बारे में कोई दायर कर सकता है। ये एक पशु देख सकते हैं, यहाँ अनाज, यहाँ पे लोगों का, और यहाँ पे मिड डे मील की व्यवस्था। अब देखिए जनहित याचिका के बारे में। चित्र वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन की भारी अभाव पैदा हो गया। देख सकते हैं कैसा सुखमरी हो चुका, भैंसी गाय सब मर रहा। चित्र 2, सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारा गेहूं चूहों की पेट चढ़ गया था। लेकिन यहाँ चित्र 2 में देख सकते हैं कि यहाँ अनाज है लेकिन चूहा खा रहा है, लेकिन आदमी बेचारा नहीं खा पा रहा। इस स्थिति को देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL, यानी कि पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, इसको ध्यान रखिएगा, कहा गया पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी कि PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। फंडामेंटल राइट में भी जीवन के अधिकार जो है उसमें भोजन का भी अधिकार सम्मिलित है। क्या इस अधिकार को पूरा किया जा रहा है? अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। मतलब कि ऐसा भी राज्य नहीं कर सकता है कि उसके पास अनाज नहीं है। अनाज इतना है कि सरकारी गोदाम पैक है, वहां चूहा का पेट भर रहा है लेकिन इंसान भूख से मर रहा है। इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, PUCL क्या किया, एक संगठन है जिन्होंने जनहित याचिका दायर किया और इस पर सुनवाई होकर लोगों को अदालत क्या कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि कोई भूखे न रहे। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराया और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। मतलब कि इसी के कारण, जनहित याचिका के कारण ही आज बहुत सारे लोग भूखे नहीं मरते। देखिए न्यायालय सरकार जो है ना, इसलिए भी आप देखते हो कि भारत में लेजीपन बहुत ज्यादा है, आलसीपन बहुत है। सरकार अगर आपको सुविधा दे रहा है, जैसे कि आपको खाना मिल जा रहा है, बिजली मिल जा रहा है, पानी मिल जा रहा है, घर मिल जा रहा है, सब मिल जा रहा है, तो इससे क्या होता है पता है, आप किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित नहीं होते, बैठे बैठे ही आपको सारा चीज मिल जाता है। लेकिन वही आपको सरकार कुछ रोजगार दे रहा है तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इसको आप लोग गौर कीजिएगा। इसी के लिए आगे चल के आवाज भी उठा था, एक नेता थे जिन्होंने आवाज उठाया था। उन्होंने कहा था कि लोगों को भोजन जो आप लोग राशन देते हैं उसके आधार पे आप उसको कुछ ऐसा दे दीजिए, क्या दे दीजिए, उसको स्किल दे दीजिए जो वो आगे चलकर क्या करे, उस स्किल के माध्यम से खुद तो अच्छा रहे, लोगों को भी उससे कुछ कार्य करके क्यों ना कमाए। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने इस संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों के भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसले के विरुद्ध है। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। मतलब कि उसको क्या समझा जाता है कि ये सब क्या है, घुसपैठ है, आया, गंदा लगाया और फिर क्या किया, शहर को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मौलिकता के खिलाफ है। ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में, ये जो मुकदमा है ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम, उसमें क्या हुआ कि नगर निगम ने क्या किया, झुग्गी झोपड़ी को खाली करने के लिए कहा। देखिए आप इसमें आगे हम बता ही रहे हैं।
जिसमें न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। आपका जो रोजगार है, वो जो आपका आजीविका है, जिससे आपका जीवन यापन होता है, वो आपका जीवन का अधिकार बताया गया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। जीवन का अधिकार, जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से नहीं, कहीं ज्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानूनों के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। जब तक उसका जीवन यापन नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा क्यों, कैसे रहेगा? इसीलिए जीवन के अधिकार में आजीविका का भी अधिकार शामिल है। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने को जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामलों में अनुभविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उसके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पर या झुग्गी में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गी से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ताओं को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। मतलब कि आपके जो नगर निगम क्या करते हैं, लोगों को झुग्गी झोपड़ी को हटाते हैं, तो झुग्गी झोपड़ी हटाने के बाद उसकी आजीविका नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रहेगा ही नहीं तो आजीविका कैसे चलाएगा। बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो स्टेशन पे चप्पल सीने से लेकर सब्जी बेचने से लेकर विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, तो उनका जीवन का अधिकार उससे भी जोड़ा गया। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। जबकि पहले फैसलों जैसे 1985 में ओल्गा टेनिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतों कई साल लगा देती है, बहुत समय लगा देती है। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। अब आपको एक घटना आपको हम सुनाएंगे। देखिए, इस चित्र 22 मार्च 1987 को मारे गए हसीम मुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहा है। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए थे। मुकदमा शुरू होने से इतना विलंब हुआ कि उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसमें प्रोविंशियल अमार्ट कस्टोडियली पीएसी के 19 लोगों को हत्या और आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों को बयान दर्ज किए गए थे। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। 24 मई 2017 को प्रेस क्लब लखनऊ में लिया गया फोटो। ये देखिए, हमारे भारत देश में एक बहुत ही विडंबना की बात है कि यहाँ पे क्या होता है, न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही लेट है। आपको भारत की एक घटना बताएंगे जिसमें एक व्यक्ति को 27 साल जेल में रहना पड़ा और उसका अभी फैसला आया ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि आप जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल है, अभी उनका पूरा फैसला नहीं आया, लेकिन वो न्यायिक समीक्षा हिरासत में बंद है। अब उनका जीवन का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि अगर कोई आदमी अगर 10 साल, जैसे कि अभी हमको जेल में बंद कर दिया जाए, तो अभी हम पढ़ने पढ़ाने की उम्र में अगर जेल में चले जाएंगे तो मेरा गोल्डन पीरियड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसका कारण है कि हम लोग कहीं ना कहीं क्या चीज का शिकार हो जाएंगे, हमारे साथ जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। भारत में न्यायाधीशों की संख्या क्रमशः न्यायालय का नाम स्वीकृत पद कार्यरत रिक्त कम में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और अधीनस्थ न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में स्वीकृत पद 34 कार्यरत 34, उच्च न्यायालय में 1079 कार्यरत कितना है 655, ये जो रिक्त है 425 है। जिला और अधीनस्थ न्यायालय 22,646 कितना है स्वीकृत पद है 17,509 कार्यरत और 5135 क्या है
खाली है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया और नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। या हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू। हमारा जो संविधान का जो बनाया था, जो उसको रचना किया था, वो ऐसा देखा था कि न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, लेकिन उसका वो बुनियादी पहलू था न्यायाधीशों की कमी से मुकदमे करने वालों को न्याय मिलने में होने वाले प्रभाव की चर्चा करें। यहाँ पे देखिए कुछ लोग रिक्तियां हैं, ये रिक्तियां से क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं न्याय में लेट होता है, तो कहीं ना कहीं आप इसको भी देख सकते हैं। और एक हमारे भारत की विडंबना है कि हमारे भारत में कहा जाता है कि 10 दोषी भले ही क्या हो जाए, रिहा हो जाए, लेकिन एक जो है ना निर्दोष को कहीं ना कहीं दोषी करार न दिया जाए। ये हमारे भारत का विडंबना है। इसको आगे आप लोग देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसको क्वेश्चन आंसर है। इस क्वेश्चन आंसर को खुद से कोशिश करना है बनाने से। अगर नहीं बने तो अभी आपको हम थोड़ा सा इसका हिंट दे रहा है, बनवाते चलते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का। देखिए आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके पिताजी अगर स्वतंत्र ना हो, पिताजी के ऊपर उनके मालिक का दबाव हो, तो शादी में उस तरह से खर्चा नहीं कर सकते जिस तरह से आप चाह रहे हैं। उसी तरह अगर आपका जो क्या है न्यायपालिका है, वो अगर स्वतंत्र ना हो, निष्पक्ष ना हो, तो उनके ऊपर किसी का दबाव रहेगा। इस कारण से वो सही फैसला नहीं ले पाएगा। आगे देखिए अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। उसे फिर पढ़े। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? न्यायिक समीक्षा का विचार से संवैधानिक उपचार का इसलिए जुड़ा हुआ है कि न्यायिक समीक्षा में भी उस चीज को हम लोग रद्द कर देते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कह रहा है संवैधानिक उपचार में भी हम लोग क्या करते हैं, गलत चीजों को अनएक्सेप्ट और सही चीज को एक्सेप्ट करें। नीचे तीनों स्थलों को न्यायालय को दर्शाया गया। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय के सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया गया। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों से चर्चा की। निचली अदालत में क्या दिया गया था? उनको दोषी करार दिया गया था। उच्च न्यायालय उसको छोड़ दिया था। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने 2 आदमी को, यहाँ तीनों को दोषी, यहाँ सबको छोड़ दिया, यहाँ 2 को दोषी। समझ गया? देखिए सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है उन पर सही का निशान लगाइए और गलत है उनको ठीक कीजिए। आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। सही है। वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से खिलाफ नहीं। उच्च न्यायालय जिला न्यायालय जो था यानी कि अधीनस्थ न्यायालय था, उसके फैसले के खिलाफ कहाँ गए? उच्च न्यायालय गए। अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर है, इसलिए निचली अदालत में ऊपर आदमी बढ़ता है, नीचे नहीं जाता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1983 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाजा से एक महत्वपूर्ण कदम थी? क्योंकि 1986 का जो जनहित याचिका है इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वहां देखते हुए भुखमरी, बच्चे, उस सब के लिए जो कहीं ना कहीं लोगों का जो गरीब थे उसके लिए वो जनहित याचिका जरूरी था, जो कि अदालत नहीं गया उसको भी न्याय मिल सके। ओल्गा टेलिस बनाम बंबई सरकार नगर निगम मुकदमे के लिए दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन का अधिकार का हिस्सा। बिल्कुल अपने शब्दों में लिखे कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था। मतलब कि जब तक आजीविका नहीं रहेगा तब तक हमारे खाने के लिए पैसा नहीं कमाएंगे तो जिएंगे कैसे? जब तक खाना नहीं आएगा जीवन का अधिकार कैसे है? रोटी कपड़ा मकान तो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर कहानी बनाई है। अब जैसे कि किसी आदमी को 50 साल तक जेल में बंद कर दिया जाए और उसको अभी तक फैसले नहीं हुआ कि वो दोषी है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इंसाफ में देरी हो रहा है यानी कि इंसाफ का कत्ल हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। अगले पन्ने पर शब्द संकलन दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द को वाक्य बनाइए। अभी कुछ शब्द संकलन दिए गए हैं, इसको आप लोग को वाक्य बना लेना है। इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए। भूख से मौत जिम्मेदार कौन? सरकार, क्योंकि जीवन का अधिकार राज्य का अधिकार है। सरकार अपना कर्तव्य न निभाए तो अदालत में जवाबदेह होंगे राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश। सरकार का कर्तव्य प्रत्येक इंसान की रोटी मिले, कोई भूखा न सोए। भूखा की मार सबसे ज्यादा झेलने वाले
बेसहारा बुजुर्ग, विकलांग, विधवा आदि पर विशेष ध्यान दिए जाए। कुपोषण एवं भूख से किसी की मृत्यु न हो। किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। इस पोस्टर को पढ़े भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बना। इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस वक्तव्य को पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र संबंध, जो अभी हम बताया कि किसी को क्या है, खाने के लिए यहाँ धन नहीं है, किसी को इतना पैसा है कि क्या कर रहा है, कुत्ता को पाल के 6,000 का मटन खिला रहा है। ऐसा ही यही कहता है कि कहीं ना कहीं इसको क्या किया जाए, जस्टिस किया जाए, न्याय किया जाए। इस शब्द संकलन है सतत विकास लक्ष्य 2, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 हम लोग का क्या है कि कोई भी भूखमरी से समाप्त करना है, कोई भी भूखमरी से मरे ना, यानी कि जीरो हंगर, कोई भूख ना रहे, कोई भूखा ना रहे। बरी करना मतलब जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है, यानी कि उसको रिहा कर देती है, उसको बरी करना करते। अपील करना यानी कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ संतुष्ट न होकर ऊपरी अदालत में क्या करना, पुनः विचार के लिए ऊपरी अदालत में भेजना ही क्या है, अपील करना है। मुआवजा मतलब किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाला पैसा या मुआवजा कहा जाता है। बेदखली, अभी लोग जिस जमीन मकानों में रह रहे हैं यदि उन्हें वहां से हटा दिया जाए तो बेदखल कर दिया, कानून नहीं कहता है कि तुमको घर से बेदखल कर देंगे, यानी कि घर से हटा देंगे। उल्लंघन किसी कानून को तोड़ना ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और हनन। आशा करते हैं ये चैप्टर जो एकदम आसान से एकदम क्या बउआ लेखा समझ के होइएगा, यूपीएससी का चैप्टर। आईएएस में अगर इतना आसान अगर आप लोग को बना दिया जाए और एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो आप लोग का भी योगदान है। थोड़ा सा क्या कीजिए, अच्छे चीज को प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स है ग्रुप है सब में शेयर कीजिए कि हम मोटिवेट हो। कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।